जय हिंद दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। क्लास 7 का विज्ञान है लेसन 1 पादपों में पोषण। पादपों में पोषण, देखिए पादप है और इसमें पोषण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ना है। अब यहाँ देखिए पोषण और उसके पोषक तत्व। पोषण और पोषक तत्व, पोषण किसे कहते हैं और पोषक तत्व क्या है। पोषक तत्व, देखिए पोषक तत्व क्या है, भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उसे पोषक तत्व कहते हैं। जैसे में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स एवं खनिज लवण। ये सब भोजन में पाए जाते हैं। जो भी आप भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, वसा यानी कि तेलीय पदार्थ, घी, चर्बी, विटामिन्स ये फल उल में मिलेगा और खनिज लवण ये जो पानी से प्राप्त होता है। तो ये सारे भोजन में मिलेंगे। ये जो बताएं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स एवं खनिज ये सभी भोजन का घटक है, भोजन में उपस्थित होते हैं ये सारे। पोषण क्या है, यहाँ देखिए पोषण जो भोजन को आप भोजन किए, शरीर में भोजन ग्रहण किए और हमारा शरीर जो भोजन को उपयोग करता है यानी पचाता है और पचा करके ऊर्जा देता है, उसी को कहते हैं पोषण। या तो शॉर्ट में बोलिए, लिखना है तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने, भोजन को ग्रहण करने एवं उसके उपयोग के विधि को पोषण कहते हैं। पोषण का अंग्रेजी में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और पोषक तत्व के न्यूट्रिएंट्स, यहाँ न्यूट्रिशन, पोषण को न्यूट्रिशन और पोषक तत्व के न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ महत्वपूर्ण क्या कह रहा है, जो पोषण है, पोषण का होता है 2 विधि। तो देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ये तो सत्य बात है, जितने भी जीव हैं उसे भोजन क्यों आवश्यकता है। सभी सजीवों के लिए वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे में देखिए पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन मनुष्य और अन्य प्राणी और बहुत से जो प्राणी है मानव के साथ साथ और बहुत से प्राणी है जो भोजन को नहीं बना सकते हैं, स्वयं भोजन नहीं बना सकते हैं। मतलब जो पादप है, जो पादप अर्थात केवल पेड़ पौधे, जो भी पेड़ पौधा हरा है वह सभी पादप कहलाएगा। और सभी पादप जो होते हैं से वो प्रकाश संश्लेषण के क्रिया करेंगे और अपना भोजन को बनाएंगे। लेकिन जो है से यहाँ पेड़ पौधे भोजन बना सकते हैं, लेकिन मनुष्य और अन्य जानवर बहुत सारे ऐसे हैं जो भोजन को बना नहीं सकते हैं। तो भोजन करते हैं कहाँ से, तो पादप से ही भोजन प्राप्त करते हैं। और जो पादप को ग्रहण करते हैं, जितने भी जीव हैं उसको खाते हैं। अब देखिए पोषण की विधियाँ मुख्य रूप से हमें इस अध्याय में
हमें पादपों में पोषण के पढ़ना है, जंतुओं में पोषण बाद में पढ़ेंगे। इसी लेसन में, इसी बुक में आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। लेकिन पोषण की विधियां जो है से इस लेसन में केवल हम पादप कैसे ग्रहण करते हैं, भोजन को बनाते कैसे हैं, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ना है। पादप में बहुत सारे आएंगे, हम आपको दिखलाएंगे। देखिए, पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, मतलब स्वपोषी। और एक होता है विषमपोषी। विषमपोषी होता है हेटेरोट्रॉफ्स। विषमपोषी को अंग्रेजी में हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। यहाँ देखिए, पादप के वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। संश्लेषित का अर्थ होता है बनाना। जैसे में देखिए, हरे पादप ग्रीन, इसको अंग्रेजी में कहेंगे ग्रीन प्लांट्स। और देखिए इसका शब्द स्व का अर्थ होता है स्वयं, और ट्रोप्स का अर्थ होता है भोजन, पोषण। देखिए, आउटो मने स्व और ट्रोप्स का मतलब होता है पोषी। पोषी मने स्व पोषी, आउटो मने स्व और ट्रोप्स का अर्थ हो गया कहू जी पोषी। यहाँ देखिए विषमपोषी में आता है, एक मनुष्य आ गए विषमपोषी है। विषमपोषी अर्थात किसी दूसरे से भोजन को प्राप्त करना। प्रकृति में मनुष्य अपना भोजन नहीं निर्माण कर सकते हैं। कोई भी भोजन निर्माण करने के लिए कहीं जाना पड़ता है, बाजार में। बाजार जाएंगे, सब्जी लाएंगे, कुछ और सामान। जैसे में खीर बनाना है तो मार्केट से चीनी लाएंगे, चावल लाएंगे और दूध लाएंगे, उसमें और डालेंगे सामान, तब जाके खीर तैयार होगा। लेकिन खीर को बनाने के लिए इस मनुष्य के कहीं जाना पड़ेगा। और मिल्क लाने के लिए मिल्क लाएंगे। यदि मिल्क को लेकर आएंगे तो कहाँ से लेकर आएंगे? किसी जंतु से लाएंगे। यहाँ पर गाय है, इसका मिल्क आएगा, और उसके बाद में इसके मिल्क से तो इसका मिल्क कहाँ से बना जी? इसका मिल्क कहाँ से बना? घास पादप को खाएं, उसके बाद मिल्क बना। और इसका मिल्क कहाँ है? हम लेके आए और इसको खीर बनाएंगे। मालिक राइस लेकर के आए हैं, कहाँ से लाइएगा राइस? चावल कहाँ से लाएंगे? धान से लाएंगे, धान का पौधा से। ये भी क्या आएगा? पादप से आएगा। कोई फ्रूट्स लाए, कोकोनट लाए, या तो मान लिया शुगर लेकर के आया, चीनी लेकर के आए हैं, वो कहाँ से आया? वो भी पादप से आया है। वो भी क्या आएगा जी? पादप से ही आएगा। एक तब मतलब जितने भी लाए सभी हम कहीं से न कहीं लेके आए हैं और पादप से ही आते हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्या है स्थिति जंतुओं में। इसीलिए यह कहलाता है विषमपोषी। किन्हें खीर बनाने के लिए कहीं और से लाना पड़ेगा सामान, जो कि पादप से लाएंगे हम लोग। लेकिन इसमें क्या है, पादप में क्या सिस्टम है? ये सन है। ये भोजन कैसे बनाते हैं? इनको भोजन बनाने के लिए चाहिए CO2 चाहिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्लस H2O चाहिए, और कुछ विशेष क्रिया है इसमें। यहाँ पर हो जाएगा सनलाइट हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा, क्लोरोफिल। तब क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, प्लस क्या बनेगा?
जल बनेगा, ऑक्सीजन वाष्प, जल वाष्प प्लस O2 ऑक्सीजन। जब ये पौधे बनाएंगे, पौधे क्या करेंगे, वायुमंडल से लेंगे CO2 और H2O कहाँ से लेंगे, जड़ से लेंगे। जड़ उसका पादप का जड़ कहाँ धंसा हुआ रहता है, धरती में। भूमि से क्या करेंगे, पानी खींचेंगे, पानी खींच करके ऊपर ले जाएंगे, पत्ता को देगा और पत्ता क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में यह भोजन बनाएंगे। अब बात आएगा यहाँ पर कि आखिर ये पत्ता जो है, इसका पत्ती जो है से कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेगा, पानी को कैसे लेगा। तो पानी को तो जड़ चूस के लेकर पहुँचा दिया यहाँ पौधा के पास। अब पौधा के पत्ता जो है से यह भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाना शुरू करेगा। तो यानी कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, धरती से यानी कि भूमि से लेगा, जल लेगा और खनिज लवण लेगा। क्लोरोफिल, पत्ती का हरा रंग, हरे पौधों का हरा रंग होने के कारण क्या है, एक क्लोरोफिल होता है और इसी से यही मदद करता है सूर्य के प्रकाश के लेने में और यह भोजन बनाता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। पौधे क्या करते हैं, ग्लूकोज। अब यहाँ देखिए और इसमें बताएंगे डिटेल्स में। जो ग्लूकोज है ये पौधे बनाएंगे भोजन तो बहुत भारी मात्रा में बनाएंगे। चलिए इसके आगे देखेंगे हम, इसी में और नीचे है, लेकिन हम इतना बताएं, आगे बताएंगे, आगे नोट करते जाइएगा। बस यहाँ पर देखिए, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह क्या कहलाएगा, पादप कहलाएगा। और पादप वैसे है स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मनुष्य और अन्य जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। देखिए जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव विषमपोषी में आते हैं। आगे देखिए, अच्छा यहाँ पर देखिए जो हम पौधा के पत्ता के बात किए थे, पौधे के पत्ता कोशिका के बात किए थे। तो सजीवों के, अब देखिए पादप कैसे बना होता है। पादप जो बना हुआ है, जिस प्रकार मकान, बिल्डिंग, इमारत जो बना होता है उसको बनने में मुख्य रूप से ईंट का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। एक एक ईंट जोड़ के मकान बनाया जाता है। उसी तरह से पौधा में भी, पौधा के जो पत्ती बनता है या इसी का ब्रांच बनता है, इसमें भी एक एक ईंट को हम लोग कहते हैं, मकान बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता पड़ता है। उसी तरह से सजीवों को बनाने के लिए एक एक कोशिका की आवश्यकता पड़ता है। क्या है, कोशिका। ये हम आगे की कक्षा में क्लास 9-10 में पढ़ाया जाएगा। कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। वो भी मरा हुआ कोशिका के कार्क में, पौधे के कार्क में मरा हुआ कोशिका का खोज किए थे। और लीवेनहॉक ने जिंदा कोशिका का खोज किए थे। ये नेक्स्ट क्लास में मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। यहाँ सिर्फ ये जानिए कि जो पेड़ के जो पौधे होते हैं कोशिका का बना होता है। और देखिए यह कोशिका है, यह क्या है, एक कोशिका है। कोशिका के जो बाहर ये जो पतली पतली जो झिल्ली दिख रहा है, बंधा हुआ है, इसे कहते हैं केंद्रक झिल्ली। यह तो कोशिका झिल्ली नहीं, सॉरी, कोशिका झिल्ली। एक केंद्रक झिल्ली ये होता है, केंद्रक भी होता है, एक केंद्रक झिल्ली इसको कहते हैं। तो यहाँ पर केंद्रक झिल्ली, कोशिका के बारे में डिटेल्स में 9th में पढ़ेंगे। तो ये होता है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली होता है। और जो कोशिका के अंदर जो होता है ये केंद्रक होता है। देखिए यहाँ ये होता है केंद्रक, कोशिका, कोशिका ये बीच वाला के केंद्रक कहते हैं। देखिए यहाँ बीच वाला क्या हो गया, केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस।
और इधर देखिए, इधर जो बाद में इधर ये दिया हुआ है, केंद्रक के बगल में जितने भी हैं, केंद्रक के बगल में बूंदा बूंदा मिलेगा इस तरह से, इसको कहते हैं कोशिका द्रव। और बीच वाला को कहेंगे क्या, केंद्रक। यहाँ देखिए ये बनाया हुआ है इस तरह से, इसी को कहते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये बना होता है, कोशिका झिल्ली बना होता है। ये मनुष्यों का जो कोशिका, आगे की कक्षा पढ़ाएंगे, मनुष्य का कोशिका अलग होता है और ये पादप का कोशिका अलग होता है, इसमें कोशिका भित्ति होता है। डिटेल्स में कोशिका सिद्धांत में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें पढ़ना है पादपों में पोषण। आप कैसे पोषण करते हैं, देखिए क्लोरोप्लास्ट में जैसे इमारतों ईंटों से बनती है, वैसे ही सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। सजीवों का शरीर जो छोटी इकाई एक एक करके बनता है, उसको क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। आगे देखिए, कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, कोशिका के अगल बगल में जो द्रव होता है कोशिका द्रव कहलाता है। कोशिका जो जिस झिल्ली से बंद होता है कोशिका झिल्ली कहते हैं। इन्हें केवल, इस कोशिका को केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। आगे देखिए, जो हम बतलाएं ऊपर प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कैसे करेंगे, वो कोशिका करेंगे। देखिए, पादप की खाद्य फैक्ट्री किसको कहते हैं, पादप के खाद्य फैक्ट्री पादप के पत्ती को कहते हैं, पादप के पत्ती को कहते हैं खाद्य फैक्ट्री। अब देखिए, यही पत्ती में जो होता है छोटे छोटे कोशिका होते, एक छोटे छोटे कोशिका के पत्ती बना हुआ है। तो जैसे हम बात किए थे CO2 का, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का, कैसे ये लेते हैं, पत्तियों पर छोटे छोटे महीन महीन छिद्र होता है जिसको स्टोमाटा कहते हैं। देखिए, खाद्य के पौधे के खाद्य फैक्ट्री पत्तियां को कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं केवल पौधे का रसोई घर भी आएगा। पौधे का रसोई घर किसे कहते हैं, यही पत्तियां आएगा। पौधे को खाद्य फैक्ट्री, यही पत्ती आएगा पौधे का खाद्य फैक्ट्री। तो ऐसा नहीं है कि केवल पत्तियां में ही भोजन बनता है, पौधे के जितने भी ब्रांच है, शाखा जो हरा भाग होती है उसमें भी बनता है, पत्ते में भी बनता है और टहनियाँ में भी बनता है। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल पौधे के पत्ता में ही भोजन तैयार होता है। उसके जहाँ जहाँ मान लिया कि पतझड़ ऋतु में उसके सारे पत्ते गिर गए तो भोजन कहाँ से बनाएंगे। रेगिस्तान में तो कैक्टस होता है, उसका तो पत्ता होता ही नहीं, उसका कांट होता है। तो कांट जो होता है, कांटा होता है, सूल, वो क्या पत्ता का ही रूपांतरित रूप है जो सूल, जो कांटे कांटे होता है। तो कांटा होता है वायु पानी को ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होने से बचाने के लिए जो रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं उसका पत्तियां कांटा के रूप ले लेता है। तो वो जो ऐसे होते हैं, वो ये जो होते हैं नागफनी के पौधे होते हैं, ये नागफनी के जो पौधे होते हैं, तो क्या इसमें पत्ते नहीं है, तो क्या यह भोजन नहीं बनाते हैं। ये हरा भाग इसके पूरे पार्ट्स में प्रकाश संश्लेषण के क्रिया होता है और यह भी भोजन बनाते हैं। पतझड़ ऋतु में जो भी पौधे सारे पत्तियां गिरा देती है उसका भी वो भी भोजन बनाते हैं, अपने हरे टहनी और ब्रांच शाखाएं से बनाती है। आगे देखिए, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री चाहिए।
पौधों, जिस तरह से हमें खीर बनाने के लिए दूध और चावल, चीनी और जो भी चाहिए बनाने के लिए, उसी तरह से एक पौधा जो है से पौधा के क्या चाहिए भोजन? ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज का ही नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए कच्ची सामग्री चाहिए बनाने के लिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रॉ मटेरियल्स। जल चाहिए एवं खनिज चाहिए। तो जल और खनिज का पूर्ति कौन करेगा? पौधे की जड़। और जड़ कहाँ धंसा हुआ रहता है? मिट्टी में। मिट्टी से क्या करेंगे? या अवशोषित करेंगे और पौधे तक पहुँचाएंगे ऊपर। कार्बन डाइऑक्साइड, यही कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं वायुमंडल में 0.03% होती है। वायुमंडल में 0.03% होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यही हम लोग छोड़ते हैं। और इसी का पादप, हरे पौधे इसको ग्रहण करते हैं। कहाँ? हवा से। और क्या करेंगे? सौर ऊर्जा लेगा। सौर ऊर्जा, सनलाइट को लेने में पत्ता को कौन मदद करता है? पेड़ के, पौधे के पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल होता है। याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। पौधे के पत्ती कोशिका के बना होता है, कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या? क्लोरोफिल होता है, जो सूर्य का प्रकाश को ग्रहण करने में मदद करता है। आगे देखिए, पौधे के जो पौधे के पत्तियां पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहते हैं या तो स्टोमाटा कहते हैं। ये देखिए द्वार कोशिका, यहाँ से हवा प्रवेश करती है कार्बन डाइऑक्साइड और ये भोजन बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ देखिए ये इसी को बड़ा करके दिखलाया गया है द्वार कोशिका, जहाँ से हवा पौधे का जो पत्तियां में जो छिद्र होती है उससे हवा प्रवेश करती है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ देखा जाए प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, देखिए क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक है। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करते हैं। पूछेगा क्लोरोफिल क्या है? तो क्या? पौधे के पत्तियों में पाए जाने वाली हरा वर्णक है। और देखिए सूर्य, ये तो अभी इसको बाद, पहले इसको देखिए प्रकाश संश्लेषण का समीकरण पूछेगा तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल, और ऊपर से आ गया क्या? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश आया। अब पौधे के पत्ती में क्या उपस्थित है? पत्तियों के कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। यही क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने में मदद करती है। और उसके बाद में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का ही एक और नाम से जानते हैं ग्लूकोज। इसी को एक और नाम से जानते हैं स्टार्च। इसी को कहते हैं मंड भी जानते हैं, इसी का नाम मंड भी है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट ये क्या करते हैं? तो इसका कहाँ कहाँ यूज है देखिए, क्या है ये? इसी का ग्लूकोज का ही एक प्रकार है स्टार्च, यानी कि मंड। जब पत्तियाँ, पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं तो जिस समय उनको भोजन करना होता है तो उसको क्या ग्लूकोज कहेंगे या तो कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, यूज कर जाते हैं। अभी खा लिए, ताज़ा बनाएं, अभी खा लिए तो क्या खाएं? ग्लूकोज खाएं।
अगर हम ज़्यादा भोजन बन गया तो क्या करेंगे, ये पौधे जब भी भोजन बनाएंगे तो बहुत भारी मात्रा में बनाएंगे। तो जितना इनको खाना था वे खा लिए, और जो बचा से वो स्टार्च के रूप में कहीं पर अपने बॉडी के कहीं अन्य भाग में जमा कर देंगे स्टार्च के रूप में। पूछेगा पौधे जो भोजन ग्रहण करते हैं, पौधे जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो खाते हैं, वो किस में खाते हैं, ग्लूकोज के रूप में। और कहेंगे हरे पादप जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भोजन स्टॉक करते हैं अपने शरीर में, कहीं पर स्टॉक करते हैं, जिसको कहेगा संचित करते हैं, तो किस रूप में करेंगे, ग्लूकोज के रूप में करेंगे कि स्टार्च के रूप में। तो कहना है स्टार्च के रूप में संचित करेंगे। पौधे जब भोजन को संचित करेंगे तो वे स्टार्च के रूप में संचित करेंगे, न कि ग्लूकोज के रूप में। ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, ये तो O2 निकलता है प्रकाश संश्लेषण के दरमियान, O2 यानी कि ऑक्सीजन निकलता है, साथ में प्लस जल वाष्प भी निकलता है। जल वाष्प, वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया होती है और इसमें अतिरिक्त जल को जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में निकाल देते हैं। ये मत कहिएगा वायुमंडल क्या, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर जो होता है इस तरह से गैस, उसी को कहेंगे गैसीय आवरण। गैसीय आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ये अर्थ हो गया, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। आप पृथ्वी के चारों ओर जो भी गैसीय आवरण मिलेगा उसी को कहेंगे, ये पृथ्वी हो गया। ये पृथ्वी के चारों ओर के जितने भी ये गैस है वायुमंडल में, सभी को कहेंगे गैसीय आवरण है। आवरण मतलब ढका हुआ है, इसी को कहते हैं वायुमंडल। ये भी ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण का आपको सूत्र बोलेगा बनाने के लिए, तो इसी को बनाएंगे इसी तरह से कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण को लिखें। पहले CO2 लेंगे, जल लेंगे, और ऊपर सनलाइट सूर्य के प्रकाश देंगे, और नीचे क्लोरोफिल, और तीर के आगे जो बनेगा उत्पाद है, इधर अभिकारक है, इधर वाले को उत्पाद कहते हैं। मतलब बनने के पहले अभिकारक है, बनने के बाद क्या हो जाएगा, उत्पाद हो गया, बन गया। आगे देखिए, पता कैसे करेंगे कि ये पत्तियाँ सच में प्रकाश संश्लेषण के क्रिया करते हैं। देखिए, सच में पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण के क्रिया करते हैं कि नहीं। हम 2 पौधा लेंगे, गमला में 2 पौधा लेंगे, ठीक ना। गमला में 2 पौधा लेंगे, एक को कमरे में रखेंगे 3 दिन के लिए, 72 घंटे के लिए कमरे में रखेंगे, जहाँ कोई सूर्य के प्रकाश लाइट नहीं रहेगा। एक को रखेंगे हम सूर्य के प्रकाश में। इससे एक पत्ती को तोड़कर लाएंगे यहाँ पर स्लाइड पर, कांच का स्लाइड पर, और आयोडीन का घोल रखेंगे। आयोडीन का घोल रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए धूप में रखा पौधा, देखिए यहाँ अंधेरे में रखा पौधा, ये क्या है, इसमें है आयोडीन का घोल। पत्ता तोड़ के लाया, आयोडीन का घोल निकाला, नीला और काला रंग का हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि इसमें क्या है, मंड था, स्टार्च था, मंड या स्टार्च था, भोजन बनाया था। देखिए, प्रकाश वाले पौधे की पत्ती का रंग गहरा नीला काला हो जाता है। निष्कर्ष यह निकल, और गहरा नीला काला हो गया तो क्या हो जाएगा, ये प्रकाश संश्लेषण का क्रिया हुआ है, यानी कि मंड जो है से उपस्थित है पत्ती में। नोट देखिए, पत्ती में स्टार्च का होना प्रकाश संश्लेषण का प्रमाण देता है।
पत्ती में स्टार्च का होना यही देता है प्रकाश संश्लेषण का प्रमाण देता है, उपस्थिति को दर्शाता है। अब आपको ये ध्यान में होगा कि क्या वैसे सजावटी पौधे जो होते हैं जिनके पत्तियां रंग बिरंगी होती है, यहाँ देखिए वैसे सजावटी पौधे जिनके पत्तियां रंग बिरंगे होते हैं, क्या वे भी प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करते हैं? तो उत्तर देना होगा आपको जी हाँ। जी सजावटी पादपों के पत्तियां जो रंगीन होते हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करते हैं। जैसे में ऊपर तो रंगीन हो गया, लेकिन इसके रंगीन के नीचे वाला भाग में हरा होता है, क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। इसी के वजह से प्रकाश संश्लेषण के क्रिया कर पाते हैं। देखिए लाल, भूरी या अन्य की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। रंग क्लोरोफिल को ढक लेते हैं, परंतु इनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। गीली दीवारों या तालाब में दिखने वाले हरे काई जैसे पादप ये हरे होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। शैवाल की बात कर रहे हैं, शैवाल जिसको अंग्रेजी में नाम है एल्गी। एल्गी जो है शैवाल है से अपना भोजन ये पानी में देखे होंगे, गंदे पानी में कि वो हरा हरा जो उसको पकड़िएगा तो लाल जैसा रहेगा, यही क्या है? एल्गी है, शैवाल है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, अर्थात मतलब कहने का अर्थ है कोई पूछे क्या एल्गी में क्लोरोफिल होता है, शैवाल में क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जब इसमें रहेगा तो ये भी क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। आगे देखिए ऊपर देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में ऊपर नहीं बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट में किसका किसका बना होता है? कार्बन और हाइड्रोजन का बना होता है कार्बोहाइड्रेट। आगे देखिए पादपों में प्रोटीन का निर्माण, नाइट्रोजन सिंथेसिस। पादपों में प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? देखिए कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। यहाँ देखिए कार्बोहाइड्रेट कहेगा किसका किसका घटक है, जिसका नाम बतलाए थे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का ही एक और नाम है स्टार्च, जो पौधे संचित करते हैं अपने बॉडी में, खाते हैं ग्लूकोज के रूप में, जब जमा करते हैं वे तो वह संचित करते हैं स्टार्च के रूप में। स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का घटक क्या है? घटक, कार्बोहाइड्रेट का घटक का अर्थ है कि कार्बोहाइड्रेट कौची कौची से मिलके बना है, क्या क्या उसमें मिला हुआ है, उसी को कहते हैं घटक। तो कार्बन का घटक है, हाइड्रोजन का घटक है और ऑक्सीजन, तीनों मिलने के बाद बनता है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन प्रोटीन में के लिए क्या चाहिए जी? लेकिन प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए, ये तीनों चाहिए, कार्बन भी चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। अगर नाइट्रोजन को भी प्लस कर दें, नाइट्रोजन को भी प्लस कर दें तो बन जाएगा प्रोटीन। वही प्रोटीन जिस प्रोटीन के बारे में हम लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं। और प्रोटीन जो क्या करती है हमारे शरीर में, कहीं पर छिला जाएगा, कट जाएगा, छट जाएगा तो क्या उसको मरम्मत करने का काम करता है प्रोटीन। प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में दाल फलीदार पौधों में पाए जाते हैं। जैसे में दलहनी पौधों जितना खाइएगा
उसमें प्रोटीन मिलता है। चलिए, प्रोटीन के लिए क्या कहें ना कि कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में तीनों होते हैं। इस नाइट्रोजन को इसी में प्लस कर देंगे तो बन जाएगा क्या, प्रोटीन बन जाएगा। पूरा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोटीन। ऐसे क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, पौधे हवा से नाइट्रोजन ले सकते, पौधे हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। सुनिए, जितने भी हरे पादप है पौधे हवा से नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। जिस प्रकार हम बात किए थे प्रकाश संश्लेषण में कि CO2 वायुमंडल से डायरेक्ट ले लेते हैं। CO2 कितना है वायुमंडल में, 0.03% है, लेकिन नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत है, भारी मात्रा में है। इसी का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, कितना है जी, 78%। 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में, लेकिन इतना ज़्यादा मात्रा में 78% होने के बावजूद भी 78% होने के बावजूद भी नाइट्रोजन गैस को डायरेक्ट पौधे नहीं ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो जितने भी कैसे लेते हैं सुनिए। कोई भी दलहनी पौधा है, कोई भी दलहनी पौधा है, दलहनी पौधा के जड़ में एक आवास बना के रहता है जिसका नाम है राइजोबियम नामक जीवाणु। राइजोबियम नामक एक जीवाणु होता है, नामक एक जीवाणु, ठीक ना, बैक्टीरिया। तो ध्यान देंगे, राइजोबियम में नहीं याद रखना है। राइजोबियम किस में होता है, दलहनी पौधे के। ये क्या करते हैं, इनको क्षमता नहीं है लेने का, लेकिन इसको तो क्षमता है लेने का। ये जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, इसको क्षमता है लेने का। वायुमंडल से नाइट्रोजन को ले करके इसको घुला देते हैं मिट्टी में, और मिट्टी में पानी के साथ नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रेट में बदल के मिट्टी को दे देते हैं, और पानी के साथ ये पौधे उसको चूस लेते हैं ऊपर, और नाइट्रोजन का पूर्ति ये कर लेते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो वैसे भूमि कहीं पर जहाँ नाइट्रोजन के मात्रा में भारी कमी होता है, हल्का सा भी मिट्टी में नहीं रहता है, तो वैसे क्षेत्र के पौधे ये क्या बन जाते हैं, इसका पादप जो होता है पौधा घाड़ा के रूप ले लेता है, इसका पत्ती घाड़ा का रूप ले लेता है, और उसमें इसी में लेसन में पढ़ाएंगे, नीचे आते हैं, ठीक है। वो घड़ा के रूप में बन जाते हैं और कीटभक्षी पादप के नाम से जाने जाते हैं। वो नीचे दिखलाते हैं आपको। सावधान, मिट्टी के जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी गैसों में बदलते हैं, जैसे जड़े पानी के साथ सोख लेते हैं, ये बतला चुके हैं। आगे दे, परजीवी क्या कहलाते हैं, वैसा जीव जो कि परजीव उसे कहते हैं जो जिसके साथ में रहता है उसी को हानि पहुंचाता है और उसी का भोजन छीन करके खा जाता है। वैसे पादप को क्या कहेंगे, ऐसे पादप को परजीवी कहेंगे, परजीवी पादप। देखिए, एक पेड़ है, एक वृक्ष है, वृक्ष पर लता के समान ऐसे लत्तर जैसा लटका हुआ है, इसमें क्या होता है, पीला जैसा है, ये हरा है, ये पीला जैसा है, इसी को कहते हैं परजीवी। इसका नाम क्या है, अमरबेल, अमरबेल नाम है, यह परजीवी पौधा है। अंग्रेजी में कहते हैं कसकुटा, अंग्रेजी में कहते हैं कसकुटा। देखिए, ये जो पौधा जो है हरा वाला, ये जो रखा हुआ, इसको पौधा का नाम रखेंगे परपोषी। ये क्या है, ये रहेगा परपोषी, ये परपोषी रहेगा इसका नाम, ये पौधा का परपोषी। ये क्या कहलाएगा,
ये कहलाएगा परजीवी, परजीवी कहलाएगा ये कहलाएगा परजीवी। अमरवेल कहलाएगा परजीवी, और जो पौधा है परपोषी कहलाएगा। देखिए इसको विषमपोषी परजीवी, विषमपोषी परजीवी भी कहेंगे, इसको विषमपोषी कहें या फिर परजीवी कहें। अमरवेल इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, पीला रंग और रस्सी जैसा, धागे जैसा लटका हुआ रहता है। परपोषी, परपोषी क्या है जी? वह पादप जिससे अमरवेल भोजन छीनता है। ये क्या है जी? इसको से अमरवेल क्या करता है? छीन लेता है। अमरवेल क्या करता है? छीन लेता है। ये है क्या? ये है परजीवी। और ये क्या है? इसको से छीनता है। ये क्या है? परपोषी, इसको से छीनेगा ये है, इसी को नाम है परजीवी। चलिए अभी बताएं परजीवी ये वाला। और यहाँ देखिए, वह जीव जो परपोषी को अमूल पोषकों से वंचित कर देता है। ये जो है, ये जो अमरवेल है, इसको से सारा भोजन छीन के अपने खाता है, लास्ट में इसको सुखा देगा इसको। तो ये जो पोष रहा है ये परपोषी है, जिस पेड़ पर है ये परपोषी है। और जो जिसके साथ में रहता है, ये अमरवेल जिसके साथ में रहता है उसी से भोजन छीन के खा जाता है, तो उसी को कहेंगे परजीवी। परजीवी समान तौर पर उसे कहते हैं जो साथ में रहेगा, अपना दोस्त के साथ में रहेगा और उसी को घाटा हमेशा पहुंचाएगा। खाली जब कुछ लेगा उसका छीन के यह खा जाएगा। जैसे मैं उसको रहने के लिए दे रहा, जगह भी रहने के लिए उसे जगह भी दे रहा। जैसे मैं पहले सबके सर में जूं रहता था, जूं भी क्या है? एक प्रकार का परजीवी है। मान लिया कि मेरा सिर में जूं है, तो हाँ अपना सिर दिए हुए हैं, उसको घर दिए हैं रहने के लिए, और जूं मेरे घर में रह भी रहा है और मेरे सर सा जूं क्या कर रहा है? खून को चूस रहा है। तो क्या कर, उसी जूं को क्या कहेंगे? परजीवी नाम धरेंगे उसको। और जो हमारा सर में है तो उसका नाम रहेगा, जो आप हैं या आपका सर में है तो उसका नाम रखेंगे परपोषी। आप उसको पोष रहे हैं और वो आपको घाटा पहुंचा रहा है, ऐसे समझिए। आगे देखिए, कीटभक्षी। कीटभक्षी पादप वह पादप होता है, कीटभक्षी पादप जिसका नाम है घटपर्णी। कीटभक्षी पादप कैसे क्षेत्र में उगते हैं ये पूछा जाए आपसे तो कहिएगा कि वैसा भूमि जिसमें नाइट्रोजन की भारी कमी होती है, वही भूमि में कीटभक्षी पौधे उत्पन्न होते हैं। इनके घड़े के जो घड़ा होता है किसका रूपांतरण है? तब बोलिएगा पत्ता का रूपांतरण है, पत्ता का रूप बदला हुआ है। इसमें धागा होता है नीचे की ओर रहता है, नीचे की ओर, कि कीड़े मकोड़े आराम से हेल तो चल जाएंगे लेकिन चढ़ नहीं सकते हैं, चढ़ने में वो फंसा देगा, नीचे में है। उतरने में सर उतर जाएगा सीढ़ी जैसा, लेकिन चढ़ते समय नाक मुंह में उसको रुमा गड़ेगा और फंस के उसी में रह जाएगा। और जितना अंदर छटपटाएगा ऊपर से ढक्कन ऊपर से बंद कर लेगा, और नीचे रहता है इतना दूर में लिक्विड भरा हुआ, वही लिक्विड यानी कि चिपचिपा द्रव रहता है, उसी में गिर जाएगा और उसी द्रव में घुल जाएगा, और जो इसमें जो नाइट्रोजन रहेगा चूस लेगा। इसी का नाम है घटपर्णी, का नाम है पीचर प्लांट। दो और पौधा के नाम है बीनस फ्लाई ट्रेप, एक और पौधा का नाम है सनड्यू, जिसको कहते हैं डोड्रेसा। तो ये सब क्या होता है, कहाँ जन्म लेते हैं ऐसे पौधे? जो वैसे मिट्टी जहाँ पर नाइट्रोजन की भारी कमी होती है। आगे देखिए, पढ़ लीजिए कीटभक्षी पादप क्या है, नोट करते जाना है। घटपर्णी, देखिए ये ऐसी मिट्टी में उगती है जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। कीड़ा अंदर जाता है, बालों में फंस जाता है, और पाचक रस उसे पचा जाते हैं। पाचक रस की बात की है, ये है, इसी में रहता है।
इसका घड़ा किसका रूपांतरण है? रूपांतरण मतलब रूप बदल जाना, पत्ते का रूपांतरण है। आगे देखते हैं मृत जीवी। मृत जीवी पौधे किसे कहते हैं? मृत जीवी पौधे उसे कहते हैं जो सड़े गले पौधे के अवशेषों पर उगते हैं, उसे मृत जीवी कहते हैं। इसी का नाम है कवक है, इसी का नाम फंजाई है। यह कैसा जीव है? फंजाई कैसा जीव है? यह सर्वाहारी जीव है, मनुष्य के जैसा। यही है मशरूम जो खाते होंगे बहुत, जो पौधे के सड़े गले अवशेष पर छत्रक के समान उगते हैं, यह मृत जीवी कहलाता है। और इसी को कहते हैं मशरूम। प्रोटीन की भारी मात्रा इसमें पाया जाता है। इसी का नाम है कुकुरमुत्ता, गोबर छत्ता, इसी का नाम है मृत जीवी। इसमें क्लोरोफिल कोई एंगल से हरा दिख रहा है, कहीं पर हरा नहीं दिख रहा है, कोई एंगल से इसमें हरा दिख नहीं रहा, ब्राउन टाइप के है। तो कहेगा क्या कवक में क्लोरोफिल होता है? नहीं। ये तो ये नहीं बोलेगा तो ऐसे बोलेगा, क्या वैसे पादप का नाम लिखें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं? क्या कवक जो है से प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? जब इसके शरीर में, इसके अंदर, इस पादप की कोशिका में क्लोरोफिल है ही नहीं, तब भोजन कैसे बनेगा? कि बिना क्लोरोफिल के तो भोजन बनेगा नहीं। आगे देखिए मृत जीवी सैप्रोट्रॉप्स यानी कि कवक, इसी का नाम है फंगी, इसी का नाम है फंजाई। परिभाषा: जो जीव मृत एवं विघटनकारी जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। या अपना भाषा में भी लिख सकते हैं, पौधे के सड़े गले अवशेष पर जो पौधा उगता है उसे मृत जीवी पौधा कहते हैं। जैसे में कवक बोल देंगे, कुकुरमुत्ता, गोबर छत्ता, छत्रक, सब इसी का नाम है। प्रक्रिया देखिए क्या है, ये सड़ी गली वस्तुओं पर पाचक रस छोड़ते हैं, उसे विलयन में बदलते हैं और फिर अवशोषित कर लेते हैं। जो सड़ी गली चीज़ों पर उगते हैं और क्या करते हैं, पाचक रस छोड़ते हैं और उसे घोल के खा जाते हैं लकड़ी के जो सड़ता है। तो उदाहरण के छत्रक, ब्रेड, मोल्ड, ये सब आता है कवक में आते हैं। अगर आपको देखना है तो NCERT की किताब में उसमें दिया है एक्टिविटी में कि रोटी का ब्रेड लीजिए, उसमें डुबा करके पानी निकालिए, अंदर से डुबा के आप निकालिए पानी से और 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। फिर मालूम चलेगा कि उस पर जो भूरा भूरा जाली जैसा बन गया, उसी को कहाँ रखना, नम स्थान पर, अंधेरे रूम में जहाँ पर नमी हो वहाँ पर रख दें और देखिएगा कि 2-3 दिन के बाद उस पर भूरी लग जाएगा और उसी भूरी को कहते हैं कवक। तो वो आते हैं कहाँ से जी? तो कवक के जो कण होते हैं वायुमंडल में तैरते रहते हैं। देखिए इसी में मिलेगा आपको, देख लीजिए थोड़ा क्रियाकलाप यानी कि करके देखिए। ब्रेड पर कवक कैसे देखेंगे? ब्रेड को गीला करके 2 या 3 दिन नम स्थान पर रखें, रुई के धागों जैसी संरचना दिखाई देगी, इसी को कवक कहते हैं। कवक के बीजाणु हवा में तैरते रहते हैं, नम मिलेगा तो वहाँ आकर के बैठ जाएगा। कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं और नम सतह मिलने पर अंकुरित हो जाते हैं और वहाँ पर फलना फूलना शुरू कर देता है।
आगे देखिए सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध क्या है? लाइकेन नाम का एक पौधा है जिसमें सहजीवी संबंध है। सहजीवी का अर्थ है साथ जीना और साथ मरना, उसी को कहते हैं सहजीवी संबंध। साथ जीना, अगर एक मर गया तो भी मरा जाएगा, और जब तक जिंदा रहेगा दोनों में से सहजीवी माने कि जीवन को साथ एक दूसरे के देते रहेंगे, एक दूसरे से लाभान्वित होते रहेंगे। देखिए ये क्या कहता है, लाइकेन नामक एक जो है से पौधा है, और ये दोनों मिलके शैवाल और प्लस कवक मिलता है। शैवाल और कवक मिलता है तब किसका निर्माण होता है? लाइकेन का। लाइकेन में होता है कवक और शैवाल। सुन लीजिए, हम ऊपर बतलाए हैं कि जो शैवाल के अंदर क्लोरोफिल होता है, शैवाल के अंदर क्लोरोफिल होता है, कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। जब क्लोरोफिल इसमें नहीं रहेगा तो क्या यह भोजन बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो वही करता है, शैवाल क्या करता है कि भोजन बनाता है, और भोजन बना के देता है किसको? इसको देगा, कवक को देगा। तो कवक के भी फर्ज बनता है कि हम भी कुछ शैवाल को दे। तब क्या करता है कवक क्या करता है कि पानी निकालता है, धरती से पानी खींच करके, धरती से पानी खींच के क्या H2O किसको देगा? शैवाल को देगा। क्या देगा जी? H2O पानी देगा इसको। ये देगा भोजन। भोजन किस रूप में देगा? ग्लूकोज के रूप में देगा कवक को भोजन। और ये क्या करेगा? ये कवक देगा, इसको पानी देगा। ठीक, आपको सिर्फ ये जानना है कि भोजन देगा, क्या भोजन देगा कभी नहीं पूछा जाएगा। और उसके बदले में कौन देगा? ये आवास भी देगा कि हमारे सर पर तुम बैठे रहो, माथा पर बैठे रहो, हम नीचे से पानी देंगे, तुम सूरज के प्रकाश के उपस्थिति में भोजन बनाओ, हमें दे, हम नीचे से देंगे ऊपर पानी, ऊपर से वो देगा नीचे से भोजन देगा, ऊपर से नीचे देगा भोजन। यानी कि नीचे कौन बैठेगा? नीचे रहेगा कवक, ऊपर रहेगा शैवाल। नीचे रहेगा कवक और कवक के ऊपर शैवाल रहेगा। देखिए नीचे है वाइट भूरा वाला कवक और उसके ऊपर है हरा हरा शैवाल। ये बनाता है भोजन और ट्रांसफर करता है, नीचे दे देगा लो भोजन, और उसके बदले में नीचे से क्या देगा? ये भूरा वाला क्या है? कवक है। ये देगा किसको? शैवाल को देगा भोजन। और अब कहेगा पानी देगा, पानी देगा कौन? पानी और खनिज लवण कौन देगा? कवक देगा। और कवक कहेगा कि हमारे ऊपर तुम बैठे रहो और भोजन तुम बनाते रहो, जितना कच्चा सामग्री चाहिए नीचे से पानी और खनिज लवण हम देंगे, और हमारे ऊपर आवास रहो, जल देता रहेगा। और सवाल क्या रहेगा? क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाता रहेगा। और कवक जो है से भोजन नहीं बनाता है, भोजन बनाएगा शैवाल और खाएगा कवक। आगे देखिए, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, शैवाल में क्लोरोफिल होता है। मृदा में पोषक तत्व की पूर्ति, मृदा में पोषक तत्व की पुनः पूर्ति कैसे होता है? देखिए पुनः पूर्ति इस तरह से होता है, फसल चक्र से होता है। मृदा में पुनः पूर्ति होता है। देखिए पोषक तत्व के कैसे पुनः पूर्ति होता है। देखिए हमें पढ़ाए आपको कि जब धान के पौधे के बाद जिस खेत में आप दलहनी पौधे लगा दिए और दलहनी पौधों के गांठ में इस नाम है इसका राइजोबियम, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया नाम है, जीवाणु नाम है। ये क्या करेगा? हवा से नाइट्रोजन को खींचेगा और नाइट्रेट में बदल के मिट्टी में दे देगा, और मिट्टी में पानी के साथ घुल के पौधा में चला जाएगा। नाइट्रोजन मिल गया, या तो फिर क्या करेगा? आराम से इसमें स्थिरीकरण जमा कर देगा, घोल के मिट्टी में डाल के छोड़ देता है,
दलहनी पौधा मिट्टी में डाल के छोड़ देता है, और उसके बाद में कवर किया धान का पौधा होगा, उसमें नाइट्रोजन मिल जाएगा। अगर इससे नहीं हो रहा है पूरा क्रिया, पूरा नहीं हो पाएगा, तो NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यूरिया जिसको कहते हैं, उर्वरक कहते हैं, मार्केट से जा करके ला के जिस खेत में हमको उगाना है उसमें आपको छींट देना है। पौधे मिट्टी से पोषक तत्व सोखते हैं तो उन्हें वापस कैसे डाला जाता है, इस विधि से भी होता है, ये विधि से, या तो फिर ये फसल चक्रण विधि से। राइजोबियम जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं और वायुमंडल से नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाते हैं। देखिए इसमें भी सहजीवन का संबंध है। राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, नाइट्रोजन को देता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके नाइट्रेट के रूप में देता है, और घोल के ऊपर लेते रहता है, कुछ बचेगा तो मिट्टी में ही छोड़ देता है। उसके बाद उसके बदले में पौधा कहता है जीवाणु के कि तुम हमारे जड़ में रहो, मस्तिष्क रहो, खाना भोजन तुमको मिलता रहेगा। इस प्रकार ये दोनों में क्या है, सहजीवी संबंध है। लाइकेन में संबंध किसका किसका है, कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है, और राइजोबियम नामक जीवाणु और दलहनी पौधों के बीच में कैसा संबंध है, राइजोबियम नामक जीवाणु और दलहनी पौधे के बीच में कैसा संबंध है, तो सहजीवी संबंध है। कवक और शैवाल में कवक और शैवाल में कैसा संबंध है, तो दोनों में सहजीवी संबंध है। चैप्टर अंत की ओर जा रहे हैं। हमने क्या क्या सीखा यहाँ देखिए। इस अध्याय का सूर्य के प्रकाश से एनर्जी मिलता है। ये एनर्जी हम लोग को किसी न किसी रूप में, माने सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का चरम स्रोत है। माने जितने भी धरती पर पादप हैं, सजीव जीव जंतु हैं, सभी किसी न किसी विधि से डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो इसी से कनेक्ट हैं। जैसे में एनर्जी क्या किया, ये डायरेक्ट ले लिया, कौन ले लिया, ये पौधे क्या किया, एनर्जी को डायरेक्ट ले लिया, और विषम पोषी क्या करता है, विषम पोषी ये इनडायरेक्ट लेता है। देखिए परजीवी क्या करेगा, परजीवी अमरवेल, कीटभक्षी, मृतजीवी, सहजीवी। इधर देखिए ये कीटभक्षी आंशिक रूप से है विषमपोषी। जैसे में कुछ ही ना प्राप्त करता है, जंतु से नाइट्रोजन केवल प्राप्त करता है ये घटपर्णी, इसीलिए आंशिक रूप से सब है। और नीचे कुछ है क्या, चलिए यहाँ से कौन आ गया, स्वपोषी क्या करता, सीधे मिट्टी से लेगा, सूरज से लेगा एनर्जी, और नीचे से लेगा मिट्टी से लेगा, बस क्या करेगा, न्यूट्रिशन का रिसाइक्लिंग होते रहता है। विषम पोषी क्या करेगा, सूर्य से लिया और कुछ एनर्जी गया, कुछ मिट्टी में गया, मिट्टी में चला जाएगा सीधे यहाँ से। फिर यहाँ से विषम पोषी में कौन कौन आएगा, मृतजीवी कवक आ जाएगा, सहजीवी आ जाएगा, कीटभक्षी आ जाएगा, घटपर्णी आ जाएगा। ये सब किसका है जी, विषम पोषी का है उदाहरण। लेकिन एक कीटभक्षी जो आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं है, आंशिक रूप से है। ये भी क्या है जी, मृतजीवी। ये भी क्या है, मृतजीवी क्या है, आंशिक रूप से है। ये सब क्या आ जाएगा, विषम पोषी में आ जाएगा। सहजीवी क्या है, ये लाइकेन, ये भी क्या है, आंशिक रूप से है मृतजीवी। याद रखिए प्रकाश संश्लेषण से बनी ऑक्सीजन सभी जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यहाँ देखा जाए क्या है, क्या आप जानते हैं कि डिड यू नो, पादपों के लिए प्रकाश इतना महत्वपूर्ण है कि उनकी पत्तियों की वृद्धि, पादप हो चाहे जो भी सजीव है, उससे वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य है भोजन। भोजन अनिवार्य है, फर्स्ट में ही बताए हैं।
प्रकाश इस प्रकाश होती है, इन्हीं अधिकतम प्रकाश मिल सके। पादप चाहता है कि जितना अधिक से अधिक प्रकाश मिले। ऑल द बेस्ट ऑफ फॉर योर एग्ज़ाम। आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से ये सारे वन शॉट बनाया गया था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आंसर क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।